नमस्कार। महात्मा गांधी को लेकर भारतीय भाषाओं में निरंतर नया साहित्य लिखा जा रहा है। विचार प्रधान साहित्य भी गांधी दर्शन पर बड़ी मात्रा में निरंतर सामने आ रहा है और उन पर कविताएं, उपन्यास भी, कथा साहित्य भी सभी भारतीय भाषाओं में निरंतर सामने आ रहा है। संस्कृत में तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों में, 19वीं में तो नहीं, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में गांधी पर जितना साहित्य लिखा गया उतना पूरे संस्कृत साहित्य में अन्य किसी महापुरुष पर नहीं लिखा गया। यह मैं अपने स्वयं के दस्तावेजीकरण, अध्ययन और संस्कृत साहित्य का इतिहास स्वयं लिखने के कारण साधिकार बता सकता हूँ। गांधी पर जितने महाकाव्य, नाटक, कविताएं संस्कृत में लिखी गईं, उतनी अन्य किसी भी विभूति पर नहीं लिखी गई होंगी। शंकराचार्य पर 26 काव्य मिलते हैं, अन्य महापुरुषों पर भी मिलते हैं, रामानुज पर, अन्य जितने भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, बुद्ध हैं, महावीर हैं, और गांधी को लेकर अपार साहित्य है। संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, सभी भारतीय भाषाओं में पूरी 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में बराबर लिखा जाता रहा है, अभी भी लिखा जा रहा है। पिछले 1-2 सालों में गांधी पर जितना वाङ्मय प्रकाशित हुआ है, कवियों ने जितनी कविताएं गांधी को लेकर लिखी, जितनी सुंदर भावाभिव्यक्तियां गांधी को लेकर के हुई, और जितना विचारपूर्ण साहित्य उन पर लिखा, हमारे समय के श्रेष्ठ विचारकों ने, हमारे समय के गांधीवादी विचारकों ने, उससे ऐसा लगता है कि गांधी बराबर हमारी चिंताओं के, हमारे चिंतन के केंद्र में रहे हैं और पहले से अधिक केंद्र में वे आते जा रहे हैं। पूरे बुद्धिजीवियों के, कलाकारों के, कवियों के, कथाकारों के संसार में गांधी को लेकर निरंतर उत्सुकता, जागरूकता और सृजन की इच्छा उनको लेकर के होती रही है। इससे प्रमाणित होता है कि गांधी हमारे साथ हैं। राजनीति में चाहे जितना लोग उनके बारे में कुछ भी कहते रहें, झूठ फैलाते रहें, लेकिन जो प्रतिभाशाली लोग हैं, न केवल भारत के अपितु संसार के प्रतिभाशाली लोग, न केवल साहित्य में, कलाओं में, फिल्मों में, चित्रों में, अन्य विधाओं में, नृत्य में भी गांधी को लेकर के और सृजन की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है। मेरे पास ही पिछले 2 सालों में गांधी को लेकर बहुत सारा साहित्य अपने आप आया। लोगों ने स्वयं उपहार में दिया, कुछ मैंने भी मंगाया। हिंदी के अच्छे समीक्षकों ने गांधी को लेकर के खूब लिखा। पत्रिकाओं में तो बहुत सारे निबंध आए ही। स्वतंत्र रूप से गांधी पर किताबें हिंदी में बहुत सारी आई। संस्कृत में तो हिंद स्वराज का अनुवाद प्रवीण पंड्या ने किया, बहुत अच्छा अनुवाद वह आया ही, और कविताएं बहुत सारी आई। भगवान सिंह है, उनकी यह किताब तुलसी और गांधी, यह हाल में प्रकाशित हुई। अंबिका दत्त शर्मा अच्छे दार्शनिक हैं हमारे समय के, उनकी अभी अभी किताब आई सनातन गांधी, बापू से वैश्विक संवाद। ये अच्छे एक दार्शनिक की ओर से गांधी को लेकर के एक चिंतन, और अन्य दार्शनिक उनके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, क्यों हमारे लिए गांधी प्रासंगिक होते जा रहे हैं लगातार, इस पर एक बुद्धिजीवी की और एक जागरूक समाज चिंतक की चिंता। नंद किशोर आचार्य गांधीवादी विचारक हैं, बहुत अच्छे कवि और समीक्षक हैं। उनकी बहुत सारी किताबें पिछले 2 सालों में, बल्कि अभी अभी पिछले साल ही उनकी किताबें 2021 में गांधी पर आई हैं। अहिंसक समाजवाद, ये बहुत अच्छी मीमांसा है अहिंसा के सिद्धांत की, और गांधी का जो अर्थशास्त्र है उसको लेकर के अहिंसक अर्थव्यवस्था, यह भी पिछले साल ही गांधी की किताब सामने आई। विदेशों में गांधी को लेकर के कितनी उत्सुकता है, जागरूकता है। ये फ्रेड जे ब्लूम, जिन्होंने गांधीवादियों के साथ संवाद किए, भारत के अनेक गांधीवादियों के साथ, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी और भी
दादा धर्माधिकारी, सुशीला नायर, झावर पटेल, इनके साथ जो उन्होंने बातचीत की, खुली बातचीत की गांधी को लेकर के असहमतियां भी इन गांधीवादियों में जो है, और किस तरह से उन्होंने गांधी को समझा, किस तरह से अपने जीवन में उनको उतारा, इस पर रेड जे ब्लूम बातचीत करते हैं। इस किताब का उषा ठक्कर और जयश्री मेहता का अनुवाद प्रकाशित हुआ। कई पत्रिकाओं ने गांधी पर केंद्रित अंक निकाले। सनातन गांधी से संवाद, बहुत मोटा अंक, मध्य भारती जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की पत्रिका है, उसका प्रकाशित होकर के आया। साक्षात्कार पत्रिका जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की पत्रिका है, उसका बहुत मोटा अंक यह गांधी पर केंद्रित, गांधी और उनके अहिंसा सिद्धांत पर केंद्रित 2019 में आया। अभी 2-3 दिन पहले मुझे बहुत अच्छी पत्रिकाएं प्राप्त हुई, अनहद, पिछले 12 सालों से यह पत्रिका निकल रही है। संतोष चतुर्वेदी इसको बहुत परिश्रम से निकालते हैं। उसका यह 650 पृष्ठों का अंक, बृहत्काय अंक, गांधी पर केंद्रित प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही बहुमूल्य सामग्री इसमें है। इन सभी पत्रिकाओं में गांधी पर बहुत बहुमूल्य सामग्री है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी आयोजन के अंतर्गत भर्ती की सामग्री किसी तरह निकालना है। ये समाज चेता बुद्धिजीवी, जिन लोगों को अपने समय से सरोकार है, समाज की चिंता है, उन लोगों के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई और उनके अंक निकाले गए। इससे बराबर गांधी की उपस्थिति महसूस होती है कि हमारे बीच गांधी हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। चाहे जितना कोई एक महिला है, वो मोटी स्थूल काय महिला आती है, वो गांधी जी की एक पोस्टर पर तस्वीर लगा करके उसके पेट में एक पॉलीथीन के लाल रंग के पानी से भरी हुई बोतली बांध करके उस पर गोली चलाती है 2 अक्टूबर के दिन, और वो लाल रंग का पानी उससे निकलता है, और वो कहती है कि मैं नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी को मारा था, हमारे लिए वो शहीद हैं, गांधी नहीं, हमारे लिए वो शहीद हैं गोडसे, और उस घटना की मैं एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह अनुकृति करती हूँ। कई बार उस पर FIR हुई, लेकिन उसको संरक्षण प्राप्त शायद है। इस तरह के लोग जो भी करते रहें, लेकिन दुनिया, संसार के बुद्धिजीवी, समाज चेता लोग, जागरूक लोग बार बार गांधी की तरफ मुड़ करके देखेंगे, और गांधी लौट करके आएंगे। केवल हमारे चिंतन में, लेखन में, सृजन में, कलाओं में ही नहीं, हमारे कर्म में वे लौट करके आएंगे। जो किसान लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, जो लड़के, युवा लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए और शहीद होते हैं, जो जेलों में हैं, अभी भी जेलों में हैं आजाद भारत में, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और झूठे आरोप लगाकर जिनको जेलों में बंद किया गया है, उन सब की कहानियां अच्छी तरह से मालूम है। जिन्होंने बंद किया वो भी जानते हैं कि झूठे हमने आरोप लगाए हैं, लेकिन वो करते हैं ऐसा। सत्ता का खेल जो झूठ पर टिका हुआ खेल है। गांधी को जब मारा गया उसमें भी ये खेल चल ही रहा था। जब उनकी हत्या हुई तब से बराबर जितना ही ये खेल बढ़ता जा रहा है, उतना ही गांधी, उतनी शिद्दत के साथ गांधी की उपस्थिति महसूस की जा रही है। मैं आज के इस वक्तव्य में अनहद पत्रिका का जो अंक है, उसमें जो कुछ नई सामग्री है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यह 650 पृष्ठ की विपुल सामग्री इसमें है, और हमारे समय के जाने माने लेखकों के इसमें लेख हैं, कविताएं हैं। गांधी पर 2 बहुत अच्छी कविताएं हैं। हरिश्चंद्र पांडे की संबोधन शीर्षक से कविता है, और एक निशांत की कविता है, गांधी की डायरी का आखिरी पन्ना। लेकिन गांधी को लेकर के जो विमर्श प्रधान लेख है, बड़ी संख्या में, मेरा अपना लेख इसमें, लंबा लेख इसमें प्रकाशित है। गांधी का गांधी का संवादशील मानस और संवाद की मुश्किलें। नंद किशोर आचार्य, जिनकी मैंने चर्चा की है, गांधी को कैसे समझें।
शीर्षक से उनका लेख है। नीलकांत का एक लेख है और एक दूसरा पक्ष इसमें रखा गया है जो कि विवादास्पद हो सकता है। डिकंस्ट्रक्ट करने की, विखंडन करने की उन्होंने कोशिश की। यही एक ऐसा लेख है जो गांधी का विखंडन करते हुए यहाँ लिखा गया और अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना पक्ष वो पुष्ट नहीं कर पाए। काहे को उन्होंने छापा, संतोष जी ने, इसको पूरी बात ही नहीं हो पाई है कि क्यों उसके मिथक का वो इस तरह से विखंडन कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, वो क्यों मिथक है वह जो गांधी का सत्य है। कनक तिवारी अच्छे गांधीवादी विचारक हैं, जाने माने नेता भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में दुर्ग में रहते हैं। मेरा समय, मेरा, हमारा और सबका गांधी शीर्षक से उनका लेख है। कात्यायनी जानी मानी लेखिका हैं, कवि हैं। गांधी एक पुनर्मूल्यांकन शीर्षक से उनका लेख है। वसंत त्रिपाठी अच्छे समीक्षक हैं। गांधी का अनहद, गांधी की आहट, संदर्भ लंदन संदर्शिका, एक नए ढंग की सूचना, एक नई सूचना के साथ उन्होंने ये लेख लिखा है। अच्युतानंद मिश्र जाने माने पत्रकार हैं। गांधी वर्तमान की आधुनिकता शीर्षक से उनका लेख है। गांधी की सैद्धांतिकी पर बहुत सारे लेख इसमें हैं, जिसमें जगदीश चतुर्वेदी सत्याग्रह की सैद्धांतिकी पर बात करते हैं। प्रदीप सक्सेना मार्क्सवादी विचारक हैं। प्रतिक्रिया के दौर में मार्क्सवाद और गांधी शीर्षक से उनका लेख है। तुषार गांधी, गांधी परिवार के ही, महात्मा गांधी के परिवार के, जो परिवार फिरोज गांधी से चला, जिसमें कि राहुल गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी और अन्य, प्रियंका गांधी आदि हुए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी का जो अपना परिवार चला, उसमें तुषार गांधी बहुत अच्छे अध्येता हैं, गांधी साहित्य के मर्मज्ञ अध्येता है। उनको सुनना गांधी पर कितना रिवीलिंग होता है, हमें देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। किसान सत्याग्रह गांधी, इस पर उनका लेख है। हेमंत चतुर्वेदी का लेख है गांधी के सत्याग्रह पर। अमित राय जाने माने समीक्षक हैं। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, पहले और बाद में, पूर्व और पश्चात, इस शीर्षक से उनका लेख है। अन्य भी अनेक लेख इसमें हैं। जड़ों से जोड़ती गांधी की बुनियादी शिक्षा पर ये एक महत्वपूर्ण आलेख है। गांधी की बुनियादी तालीम, जिसको कि भुला दिया जा रहा है आजकल। और राजनीतिक इतिहास, गांधी की राजनीति शीर्षक से लेख है। और संयुक्त प्रांत में गांधी के उभार के ऊपर लेख है। अन्य अनेक लेख इस प्रकार के हैं। प्रेम कुमार मणि का महत्वपूर्ण लेख है हिंद स्वराज पर। सुल्तान अहमद का लेख है हिंद स्वराज पर। और साहित्य, संस्कृति और लोक के अंतर्गत मधुरेश का महत्वपूर्ण लेख है महात्मा गांधी और हिंदी उपन्यास। हिंदी कविताओं में, हिंदी फिल्मों में गांधी की उपस्थिति पर अच्छे लेख इसमें हैं। नंदकिशोर आचार्य का नाटक है, बाद में उनका कदाचित यह सबसे ताजा नाटक है और बहुत अच्छा नाटक है, बापू शीर्षक से गांधी पर। यह बहुत ही सूझ समझ के साथ गांधी की जो समझ है और गांधी के अंतिम दिनों पर लिखा गया मार्मिक नाटक है। क्षमा शंकर पांडे का भोजपुरी लोकगीतों में गांधी की उपस्थिति पर लेख है। और रामजी तिवारी का लेख है यायावर गांधी पर। इस प्रकार से अन्य अनेक लेख इसमें हैं। और जो कविताएं हैं उसमें से अवश्य एक कविता में पढ़ना चाहता हूं। हरिश्चंद्र पांडे मेरे पसंदीदा कवि हैं और उनकी यह कविता है। हरिश्चंद्र पांडे की यह कविता है और संबोधन शीर्षक है, पर लाठी के सिरे पकड़े हुए गांधी और बच्चे का चित्र देखकर यह लिखी गई है। ये चित्र प्रसिद्ध चित्र है। एक छोटा सा बच्चा गांधी जी को ले जा रहा है
और ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। एक छोटा सा बच्चा गांधी जी तो सैर कराने के लिए ले जा रहा है, आगे आगे है, लाठी का एक सिरा वो पकड़े हुए है, प्रसन्न चित्त बच्चा लग रहा है। क्लोजअप में यदि देखा जाए उसको, तो गांधी जी उसके पीछे चल रहे हैं, लाठी का दूसरा सिरा पकड़े हुए। शायद तेज चल रहा है बच्चा। एक गति, गांधी जी की जो गति और चाल थी, वो एक अलग तरह की उनकी गति है, उनकी अपनी लय है। तो इस ये चित्र प्रदर्शनी में खूब दिखाया जाता है गांधी जी के साथ उस बच्चे का, और समुद्र के किनारे वे सैर कर रहे हैं कदाचित। इसको देख करके ये कविता लिखी गई, इसको मैं पढ़ रहा हूं। मैंने वस्त्र उतारे जैसे पेड़ पत्तियां उतारते हैं, फूल आने से पहले पेड़ों को वसनहीन होना होता है। मैंने एक बच्चे से कहा, तुम मेरी लाठी का सिरा पकड़कर आगे आगे चलो, मैं दूसरा सिरा पकड़कर पीछे पीछे चलता हूँ। वह मेरी लाठी को गौर से देखने लगा। मैंने कहा, इस लाठी ने उतना ही सफर तय किया है जितना मेरे पैरों ने, जितना तेज मेरे पैर चले हैं, लाठी भी उतना ही तेज कदम चली है। इसे पता है नमक का स्वाद, तुम इसे पकड़ोगे तो यह दीप से दीप जलाना होगा, एक दंभ का सूर्यास्त होगा। घड़ी कमर में क्यों लटकाई है, उसने पूछा। मैंने कहा, मेरे पास कोई जेब नहीं। जेब एक अपराध का नाम है। वैसे मैं खुद धरती की डायल पर सेकंड की सुई की तरह घूमता रहा हूँ। कभी यूरोप, कभी अफ्रीका, कभी भारत, कभी चंपारण, कभी नोआखाली। अहिंसा का चुंबक लिए घूमता रहा जीवन भर, जेलों का पाहुन बना बार बार। मैंने कहा, जब बगनखों से लेकर दाढ़ तक हिंसा ही हिंसा हो, जब तब व्याघ्र समय को कमर में घड़ी की तरह लटका देना चाहिए। इस हिंस्र समय में तुम मार दिए गए तो वह समय को बहुत कुछ समझने लगा था। तुम्हें जेट प्लस सुरक्षा दे दें? मैंने कहा, मैं आत्मा होने की राह पर हूं। कोई बुलेट नहीं मार सकती आत्मा को, न कोई बुलेट प्रूफ जैकेट बचा ही सकती है। आत्मा को जेट प्लस सुरक्षा का घेरा नहीं, सत्य और अभय बचाता है। बच्चा लाठी का सिरा पकड़कर चलने लगा। मैं दूसरा सिरा पकड़कर उसके पीछे पीछे। उसने एक बार फिर पूछा मुड़ते हुए, तुम मारे गए तो? मैंने कहा, मैं उसी दिन हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगा जिस दिन मारा जाऊंगा। चित्र किस तरह कवि को स्फूर्त करता है। ये ताजा कविता है हरिश्चंद्र पांडे की, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये संतोष चतुर्वेदी ने सारे लेख और कविताएं इस अंक के लिए कवियों से और लेखकों से आग्रह करके लिए। गांधी किस तरह हमारे साथ है, ये हम एक कवि की अनुभूति में यहाँ देखते हैं। जो मैंने अपने लेख में कही हैं, उसमें से कुछ वाक्य पढ़ूंगा। गांधी का संवादशील मानस और संवाद की मुश्किलें शीर्षक इस लेख में। इतिहास में एक से एक बढ़कर ज्ञानी जन और विचारक हुए हैं। वे वाद पुरुष हो सके, पर वे संवाद पुरुष नहीं बन सके। गांधी हमारे समय के एक बड़े संवाद पुरुष हैं। कदाचित वे महावीर और बुद्ध के बाद हमारे इतिहास में सबसे बड़े संवाद पुरुष हैं, मैन ऑफ डायलॉग। इस रूप में मैंने गांधी को देखा है। संवादशील मानस की निर्मिति के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि व्यक्ति का अपना चित्त नितांत निर्मल हो। वह अपने भीतर झांक कर देख सके, अपनी टोह ले सके, अपने आप से संवाद कर सके। उसके साथ ही उसमें पर्यवेक्षण
की प्रतिभा हो, उसके साथ ही उसमें पर्यवेक्षण की प्रतिभा हो, वह सामने वाले आदमी को भांप सके, उसके चित्त को नाप सके। कुल मिलाकर संवादशील मानस के लिए या एक संवाद पुरुष हो सकने के लिए व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए। एक सूक्ष्म पर्यवेक्षण, सामने बैठे व्यक्ति को परख कर उसके चित्त की थाह लेने की सामर्थ्य। ये गांधी में बराबर हम देखते हैं, जितना मैं उनको उनकी जीवनी के माध्यम से, उनके संस्मरणों के माध्यम से समझता हूँ और जानता हूँ। और महावीर में, बुद्ध में सामर्थ्य थी, उसके चित्त की भीतर की टोह वो ले सकते थे। दूसरी योग्यता श्रवण, तीसरी अकलुष मन तथा विचारों की सुस्पष्टता, चौथी आत्मनिरीक्षण, आत्म परिवेक्षण और आत्म संवाद की शक्ति, पांचवी करुणा, छठी संवाद के द्वार सदा खुले रख सकने की क्षमता। गांधी के भीतर एक सतत तत्पर संवादशील मानस है, क्योंकि उनमें ये सारे गुण हैं। और ये सारे गुण उनमें किस तरह से प्रतिफलित होते हैं उनके जीवन में, इसको दिखाने की चेष्टा मैंने इस लेख में की है। इसी चैनल पर मेरे कुछ और व्याख्यान हैं गांधी को लेकर, YouTube के इसी चैनल पर। उनमें मैंने अपनी और भी बातें गांधी को लेकर के, जैसा मैंने उन्हें जाना समझा, कही है। गांधी के अनेक अनछुए पहलू, ये जो अंक है अनहद का, इससे सामने आते हैं। हिंद स्वराज के बारे में जैसा मैं समझता हूं, 1909 में एक किताब उन्होंने लिखी, एक आवेग के तहत उन्होंने लिखी, कंपल्शन के तहत लिखते चले गए, एक थरथराहट में, रात भर में उन्होंने लिख डाली थी पूरी किताब, जब वो यात्रा कर रहे थे जहाज से, जहां तक मेरी जानकारी है। इसी तरह की एक स्वप्नाविष्ट दशा में योगी अरविंद ने अलीपुर बम कांड में, जब उनको बंद किया गया जेल में 1907-8 में, उन्होंने संस्कृत में भवानी भारती नाम से काव्य लिखा था। इसी तरह की भावाविष्ट दशा में कविता उनसे बनती चली गई और उन्होंने पूरे श्लोक को अगले दिन सुबह लिख डाले। कुछ इसी तरह की स्वप्नाविष्ट दशा में हिंद स्वराज गांधी ने लिखा था, और यह 113 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए। 113 सालों में आज तक हमारे समय की ये सबसे जरूरी किताबों में से एक किताब बनी हुई है, जो गांधी से असहमति रखते हैं, जो गालियां उनको देते हैं और जो उनके बारे में प्रवाद फैलाते हैं, वे भी एक बार उठा करके इस किताब को पढ़ करके देखें, तो उनको लगेगा कि इस किताब में जो आँच है उसने उनको छुआ है, भले ही चाहे जितने झूठ वो पाल रहे हो भीतर। एक झकझोर देने वाली, बेचैन कर देने वाली सुगबुगाहट ये किताब जगाती है, सवाल उछालती है, उठाती है। जो सवाल उठाए गए हैं वे अभी भी, आज के दिन भी वैसे के वैसे ही बरकरार हैं, बल्कि और भी शिद्दत से हम उन सवालों की पहुंच को महसूस करते हैं। इसलिए पढ़ के देख लेना चाहिए हिंद स्वराज में गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी के अनेक अनछुए पहलू, जैसा मैंने कहा कि अनहद पत्रिका के लेखों में सामने आते हैं। गांधी की अपने समय की विभूतियों से संपर्क को लेकर के अच्छा लेख इसमें है, और अपने समय के बड़े बड़े महापुरुषों से गांधी के किस प्रकार के संपर्क संबंध रहे, इसके बारे में बहुत सी बातें तो मैं जानता था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि गांधी के तो अपने समय के वैज्ञानिकों से बड़े अच्छे संबंध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, यह तो मुझे पता था। शांति निकेतन वो जाकर ठहरते थे, टैगोर से खूब बातचीत उनकी होती थी। टैगोर की उनसे बहुत असहमतियां थी कई बातों को लेकर के, लेकिन बड़े प्रेम संबंध उन दोनों में जो था वो कभी नहीं टूटा इन असहमतियों के कारण। तो जो वैभव सिंह ने अच्छा लेख लिखा है गांधी की अपने समय की विभूतियों से जो उनके संबंध थे, आइंस्टीन से मिले थे, अभी मुझे मालूम था, लेकिन दोनों में पत्राचार हो, जो जिस तरह का संवाद होता था, उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है इस लेख से। और विशेष रूप से यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि जगदीश चंद्र बसु और गांधी के बीच में किस प्रकार से बातचीत होती रही और पत्र व्यवहार जो उनके बीच में होता रहा। 1924 में गांधी जी जब बीमार पड़े तो जगदीश चंद्र बसु ने उनको पत्र लिखा था कि
आप कैसे हैं, मुझे चिंता हो रही है आपकी बीमारी का हाल सुन करके। प्रफुल्ल चंद्र राय जाने माने रसायन शास्त्री हैं। हिंदू केमिस्ट्री उनकी किताब है, बड़ी 100 साल पुरानी बड़ी चर्चित किताब रही है। हमने भी उस किताब को उलट पलट करके बहुत कुछ जाना प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्र के बारे में। उनसे बहुत अच्छे संबंध थे गांधी जी के। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर सीवी रमन, प्रख्यात भौतिक शास्त्री और भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया, एशिया के पहले भौतिक शास्त्री, पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बहुत अच्छे संबंध थे गांधी जी के साथ। 2 बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें सीवी रमन काम करते थे, गांधी जी गए, सीवी रमन से मिले, बहुत अच्छा संवाद दोनों के बीच में हुआ। चार्ली चैपलिन से गांधी जी की खूब बातचीत होती थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प अध्ययन का विषय है कि चार्ली चैपलिन की फिल्में और गांधी, कितने संवाद उनमें होते हैं। स्वयं चार्ली चैपलिन एक प्रकार से गांधीवाद की व्याख्या करते हैं। हिटलर पर जो उनकी फिल्म बनाई गई है, उसमें एक नाई को हिटलर का कैरिकेचर बनाते हुए जिस प्रकार से कैरिकेचर के रूप में प्रस्तुत करते हुए जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं, तो वह गांधी जी को एक प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक आतंकी शक्ति से मुकाबला करने के संदर्भ में। विनोद शाही का बहुत अच्छा लेख है इसमें। विनोद शाही अच्छे समीक्षक और चिंतक हैं, और गांधी और भगत सिंह परस्पर पूरक हैं, यह लेख, इस लेख में उन्होंने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब आज भगत सिंह की चर्चा करते हैं तो यह अवश्य समझा जाना चाहिए कि भगत सिंह कितना आदर करते थे गांधी जी का। कभी उन्होंने गांधी ऐसा नहीं कहा। महात्मा जी, इस नाम से ही वो गांधी जी हमेशा याद करते थे या उनकी चर्चा करते थे। और भगत सिंह स्वयं बहुत अच्छे विचारक हैं, उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो दोनों में असहमतियां तो हो सकती हैं, लेकिन दोनों में आदर भाव एक दूसरे के लिए है। इसको लेकर के भी बहुत गलतफहमियां पैदा की गई कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते। वाहियात बातें की जाती रही हैं। भगत सिंह तो कह ही रहे थे कि मैं, कोई इस तरह का प्रयास न करे मुझे फांसी से बचाने का, यह मेरा अपमान होगा मेरी तरफ से कोई क्षमा याचना करके और मुझे फांसी से बचाने के लिए वायसराय से संपर्क करेगा। हालांकि गांधी जी ने संपर्क किया भी था, जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन जो गांधी जी को गाली देकर सुख जिनको मिलता है अपनी हीन भावना को ढकने के लिए, तो लोगों की ओर से इस तरह के प्रवाद उठाए जाते रहे हैं, और पूरे सत्य को समझे बिना इस तरह के प्रवाद उठाए जाते रहे हैं। गांधी जी का एक गतिशील व्यक्तित्व तो इसके कुछ लेखों से सामने आता है। एकांगी व्यक्तित्व तो नहीं था, वो कला में रुचि लेते थे, कविता में रुचि लेते थे, तुलसी की तो बहुत अच्छी समझ उनकी थी, सिनेमा में रुचि लेते थे, उनका अपना सौंदर्य शास्त्र था। इसके कुछ लेखों से इसमें यह पहलू भी उनका सामने आता है। गांधी को लेकर के जो फिल्में बनाई गई हैं और उपन्यासों में, भारतीय साहित्य में जिस प्रकार से गांधी की मौजूदगी है, उसको लेकर के अच्छे लेख इसमें हैं। और खासतौर से चित्रकला में और लोकगीतों में गांधी की उपस्थिति पर बहुत अच्छा इसमें विवेचन हुआ है। इस किताब के कुछ लेखों में भोजपुरी लोकगीतों में गांधी, बहुत अच्छा लेख है। कितने कितने लोकगीत नए बनाए गए। जैसे ही गांधी आते हैं 1909 में, भारत साहित्य का परिदृश्य बदल जाता है। संस्कृत के पंडित गांधी पर ठीक उसी समय से कविताएं लिखने लग जाते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक से गांधी पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। गांधी पर 5 लहरी काव्य आ जाते हैं 1920-21 में, उन पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। गांधी पर जो संस्कृत में अपार साहित्य है, उस पर मेरा लंबा लेख प्रकाशित है। और यह बहुत ही दिलचस्प अध्ययन का विषय हो सकता है कि हमारे लोक साहित्य में किस प्रकार से गांधी आ गए। नए लोकगीत उन पर लिखे जाते रहे, खूब गाए जाते रहे, लोकप्रिय हुए। और सिनेमा में कितनी कितनी फिल्में गांधी पर बनाई गई, विदेशों में, भारत में, हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई गई। फिल्मकारों ने जिस तरह से उनको अंकित किया है गांधी को, अनेक फिल्मों में तो हम ये पाते हैं कि गांधी कितने जरूरी होते चले जा रहे हैं हमारे लिए।
गांधी की जो शैली है, गांधी का सत्याग्रह, वो हमारे जीवन में कितनी अहमियत अभी भी रखता है। कनक तिवारी अपने लेख में इस पत्रिका में कहते हैं, यह गांधी का आत्मविश्वास और भविष्य दृष्टि दोनों हैं, जिनकी वजह से हिंद स्वराज को अकादमिक किताबों की कतार से अलग हटकर एक ऐसे भूकंप के रूप में सुरक्षित किया गया जिसकी अनुभूज 21वीं सदी में भी गहरे विमर्श, क्षोभ और उम्मीद का विषय है। वसंत त्रिपाठी जिनकी चर्चा मैंने की है, वो गांधी जी की एक बहुत कम चर्चित किताब पर बात करते हैं अपने लेख में। यह उन्होंने 122-23 साल पहले 1893 में अपनी लंदन यात्रा के समय लिखी थी, 120 साल पहले। और गाइड टू लंदन ये किताब का नाम है, लंदन संदर्शिका एक तरह से कह सकते हैं। 70 पृष्ठों की लघु पुस्तिका यह है। इससे बात सामने आती है कि गांधी अपने देश के नौजवानों का कितना ध्यान रखते थे। और भी लोग आएंगे लंदन तो उनको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उनको साथ में लेकर आना चाहिए, उनको क्या क्या मुश्किलें हो सकती। बहुत छोटी छोटी चीजों का गांधी कितना ध्यान रखते थे उस समय, जबकि उनकी उम्र ही कितनी थी, और अपने देश के लोगों का वो ध्यान रखते थे। यह छोटी सी पुस्तिका से सामने आती है। एक संपूर्ण गांधी वाङ्मय में यह किताब भी छपी है, लेकिन संपूर्ण गांधी वाङ्मय 100 बड़े बड़े विशाल खंड है, सबको पढ़ने में तो सारा जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। और लोग जिन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय उल्टा पलटा तक भी कभी नहीं होगा, वो व्हाट्सएप पर, मीडिया पर कुछ भी जो गांधी को लेकर उड़ाया जाता रहा है उसको लेकर के बड़ी तबीयत से गांधी के बारे में उटपटांग चर्चा किया करते हैं। कुछ ज्वलंत प्रश्न इस अनहद के इस अंक में कुछ लेखों में उठाए गए हैं। खासतौर से जगदीश चतुर्वेदी अपने लेख में यह सवाल उठाते हैं कि हमारी सरकारें अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कामों के लिए विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। कई हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठीक है, प्रचार उनको करना चाहिए अपनी नीतियों का और अपने अच्छे कार्यों का, यदि अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन वे जनता में जो कुरीतियां और अंधविश्वास हैं जिनसे कि बहुत हानि हो रही है, उनको लेकर के विज्ञापन पर उसी तरह से पैसा खर्च क्यों नहीं करती। कुछ अच्छी बातों के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं कि पल्स पोलियो लगवाइए या यह कीजिए, लेकिन बहुत सारी कुरीतियां और अंधविश्वास हैं हमारे समाज में, वो घातक जो अभी भी हो रहे हैं। भ्रूण हत्या हो सकती है किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर के, और सुकुमार बालकों की बलि दे सकते हैं, लोग बलि देते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घिनौने आचरण हो रहे हैं अंधविश्वासों के कारण गांवों में लोगों के द्वारा। उनको दूर करने के लिए उसी तरह से पैसा खर्च क्यों नहीं करते सरकार के लोग। एक सवाल आता है, गांधी होते तो ये सवाल जरूर उठाते। गांधी पर अलग अलग दृष्टियां इस किताब में, इस पत्रिका के लेखों में सामने आती हैं, और खासतौर से मार्क्सवादी विचारक उनको लेकर के जो कहते रहे हैं, तो उसकी बहुत अच्छी छानबीन की है। प्रदीप सक्सेना एक स्वयं मार्क्सवादी आलोचक हैं, हिंदी के समीक्षक हैं, और उन्होंने 2 समीक्षकों का जिक्र किया है। दोनों से असहमति भी उनकी स्वयं की है, और किसी की भी सहमति कदाचित नहीं होगी जो भी गांधी को संजीदगी से पढ़ते रहे हैं। एक तो स्टालिन ने जो कहा है गांधी को लेकर के, और यशपाल ने 2 किताबें उन पर लिखी हैं, गांधीवाद की शव परीक्षा और राम राज्य का लेखा जोखा। यशपाल क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के साथ काम करते रहे, हिंदी के उपन्यासकार हैं। छोटा सा जो उनका चर्चित उपन्यास रहा विभाजन के समय, गांधी से उनकी घोर असहमति थी, और जिस शैली में वो लिखते हैं उससे मेरी सहमति नहीं है, जिस तरह से वो मीमांसा करते हैं उससे भी मेरी सहमति नहीं हो सकती है। लेकिन स्टालिन ने जो कहा है वह कि वो एक बनिया था जिसने सरकार से समझौता किया और अपने देश को बेच दिया, वो तो एक मूर्खतापूर्ण बात स्टालिन करते हैं। हितेंद्र पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण लेख इस किताब में है, जिसमें वो इस सवाल की छानबीन करते हैं कि गांधी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अकेले क्यों पढ़ते गए। सबने उनका साथ छोड़ दिया था। पूरे जो उनके 1937 के बाद के जो 10-11 वर्ष हैं,
और कम से कम उनके जीवन के जो आखिरी 2 साल हैं उसमें लगातार गांधी कह रहे हैं स्वयं कि मेरी अब कोई नहीं सुनता है। ना तो सरदार पटेल, न जवाहरलाल नेहरू, ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अब मेरी सुन रहे हैं। कांग्रेस से वो अलग हो गए थे, कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। विभाजन नहीं होना चाहिए, यह वो 1930 से कहते आ रहे थे। 1947 तक भी वे यही कहते रहे। इसके उनके उद्धरण हैं, मौजूद हैं, कब उन्होंने क्या क्या कहा। यह तो उनका वाक्य उद्धृत होता ही है कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन वो आखिरी वक्त तक यह कहते रहे कि विभाजन मत होने दो। और 1930 के बाद से उन्होंने ये कहना शुरू किया था, जो भी वायसराय होता, कि आप लोग छोड़ करके चले जाइए, इसकी चिंता मत करिए कि देश में दंगे हो जाएंगे, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। ये बहुत ही समीचीन बात गांधी ने कही। 1947 तक भी वो यही बात कह रहे थे, विभाजन के पहले माउंटबेटन से भी, कि आप छोड़ करके चले जाइए। मुझे बहुत बड़ा सत्य लगता है। ये ठीक है कि बहुत खून खराबा होता है, अगर वैसा का वैसे ही माउंटबेटन छोड़ करके चले जाते बिना विभाजन के, तो भयंकर लड़ाई झगड़े होते, दंगे होते, लेकिन हम उससे उबर आते हैं गांधी के सत्य के बल पर। इस भारत देश की जो अस्मिता है उसके बल पर हम उससे उबर आते हैं। विभाजन के बाद जो दंगे हुए, उनका जो नासूर बना, और उन्होंने जिस तरह से हमारी आत्मा को, भारत की आत्मा को घायल किया है, उससे तो हम नहीं उबर पाए अभी तक। तो गांधी बहुत सत्य थे, और उनकी बात को न मान करके ही विभाजन हुआ है एक तरह से। बाद में उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया जब हो गया, और उसके आधार पर हम कहें कि गांधी ने करवा दिया है देश का बंटवारा, तो यह तो ठीक नहीं है। वह तो गांधी का सत्य नहीं था। इस पर मैं फिर से कभी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये पेचीदा मामला है। वो पूरा सत्य इस पर कभी भी नहीं कहा जाता है, जो भी कोई इस पर बात करता है। कुल मिलाकर के जैसा मैं गांधी को देखता हूं, समझता हूं, गांधी का समग्र जीवन एक हिंसक बर्बर दृष्टि से लगातार लोहा लेते हुए बीता, और इसी हिंसक दृष्टि से लड़ते हुए उन्होंने अपनी आत्म बलि दी, अपनी भौतिक काया का विसर्जन किया। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपना देह जब त्याग रहे थे, तो जिस तरह से वो देह त्याग रहे थे, जिस अनुभूति के साथ, या अरविंद कह रहे थे कि मैं अपनी भौतिक काया को छोड़ रहा हूं और अपनी सूक्ष्म काया से इसी आश्रम में बना रहूंगा। गांधी तो अपने अंतिम महीने में, जनवरी 1948 में, अपने आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिन 29 और 30 जनवरी के दिन बहुत जीवंत रूप में महसूस कर रहे थे कि वे अपने शरीर की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। जो वो कह रहे हैं मनुबेन गांधी से, जो वे कह रहे हैं सरदार पटेल से, उसमें बात, ये उनका अनुभव सामने आता है। इसलिए उनका जो बलिदान है वह अकारथ नहीं गया। यह मैं पहले भी कहता रहा हूं। उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, और नहीं यह मान लेना चाहिए कि गांधी हार गए, क्योंकि गोडसे ने, जो कि हत्यारा था, उनके शरीर को तो समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी जो आत्मा थी उसको नहीं समाप्त कर पाया। और ये कितना प्रबल पक्ष है, इसको गांधी ने 1909 में ही महसूस कर लिया था। जो लोग उनको खत्म करना चाह रहे हैं वो कितने प्रबल हैं और खतरनाक हैं। सावरकर से जब वो मिले थे लंदन में 1909 में, तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि यह मेरा प्रतिपक्ष है और इससे मुझे लड़ना होगा। अंग्रेजों से लड़ने की बजाय ज्यादा घातक प्रबल पक्ष मेरे लिए यह है, और इससे मुझे अहिंसक दृष्टि से जूझना होगा। एक तरह से हिटलर से लड़ने की तरह, मुसोलिनी से लड़ने की तरह, सारी जो हिंसक शक्तियां हैं उनका जो प्रतिनिधित्व तो लोग करते हैं, उनसे गांधी का संघर्ष यह था। इसमें उनको लगा कि मैं अपनी बलि देकर के कदाचित ज्यादा कारगर रूप से इससे लड़ सकूंगा। इसलिए गांधी ने अपना बलिदान जो दिया, उसमें जिस विचार से उन्होंने अपना बलिदान दिया वह समाप्त नहीं हुआ।
गांधी एक विचार रहे हैं जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, और इस रूप में वे हमारे साथ बराबर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।